टुडेज टॉपिक इज कैपेसिटेंस। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। क्या करते हैं हम, अगर कंडक्टर का चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन चार्ज टू द कंडक्टर। Q is directly proportional to V. Q is equals to CV, where C is a proportionality constant and is known as capacitance of the conductor. From here, Q is directly proportional to V, that is V is dependent on the Q or Q is dependent on the V, but C is independent on the Q and V. C दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट टर्म है। C जो डिपेंड करता है वो कंडक्टर के शेप, साइज और उस मीडियम पर डिपेंड करता है जिसमें कि कंडक्टर को आप रखते हैं। सो कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशो ऑफ द गिवन चार्ज ऑफ टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ द कंडक्टर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर को हम एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज देते हैं तो कंडक्टर सिर्फ एक लिमिट तक ही चार्ज होल्ड कर सकता है। कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है चार्ज होल्ड करने की या चार्ज को स्टोर करने की। जब उस लिमिट से ज़्यादा चार्ज देंगे तो वो चार्ज एयर में लीक होना शुरू कर देता है। तो कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाने, यानी कि कंडक्टर पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके, उसके लिए एक अरेंजमेंट हम बनाते हैं जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। उस अरेंजमेंट को बनाने के लिए अगर हम किसी एक चार्ज कंडक्टर पर, जैसे ये हमने एक प्लेटफॉर्म में कंडक्टर ले लिया, ये चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कंडक्टर के पास एक न्यूट्रल प्लेट रख दें, यानी कि अनचार्ज्ड प्लेट रख दें, अनचार्ज कंडक्टर रख दें, तो बाय द इंडक्शन इस प्लेट पर नियर टू द पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो चार्ज प्लेट है उसके पास वाले सरफेस पर अपोजिट टेंडेंसी का इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और इसके अनदर सरफेस पर उतना ही अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसको बोलें A और इसको बोलें B, तो कंडक्टर A के पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्टर B जो न्यूट्रल या अनचार्ज कंडक्टर था, कंडक्टर B की पॉजिटिव चार्ज के पास वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में इंड्यूस्ड हो जाता है और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अब ये जो चार्ज है ये नियर टू द इस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को, प्लेट ए के पोटेंशियल को, यानी कि इन दोनों के बीच के पोटेंशियल को कम करेगा। तो ये ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए से दूर है तो ये कम इंक्रीज कर पाएगा नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। तो फाइनली कहने का मतलब है इस तरह से टोटल जो पोटेंशियल होगा इस कंडक्टर ए का वो डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या करें, और भी ज़्यादा पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए इस वाली जो दूसरी प्लेट है इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें। अर्थ से कनेक्ट करने पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था आउटर साइड का, ये अर्थ में चला जाएगा। दूसरी तरह से कहें तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ तो ये कहा जाए कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इस आउटर सरफेस के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर आप ये कहें कि इसको अर्थ से कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो इस तरह से इस पर अब कैसा चार्ज रह जाएगा, बस सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से आपने पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल टू, अगर Q को कांस्टेंट रखें तो V पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इस तरह से एक प्लेट के पास में, यानी कि एक कंडक्टर के पास में दूसरा कंडक्टर रख देने से
दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर रख देने से कंडक्टर ए की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर क्या हुआ? ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स का सिस्टम। उसको हम प्लेट भी ले सकते हैं, कुछ अनदर शेप भी ले सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? ये इस फैक्ट पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है पोटेंशियल को डिक्रीज करके, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए। जैसे हमने पढ़ा भी था C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर हम Q को कांस्टेंट रखें, पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो कंडक्टर की या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक है, तो उसकी कैपेसिटेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टर पर चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब इस कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, मान लो Q चार्ज दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? राइज होगा। पहले हमने लिया था न्यूट्रल कंडक्टर, फिर चार्ज दिया तो पोटेंशियल राइज होगा। पोटेंशियल इसके सरफेस का कितना हो जाएगा अगर Q चार्ज दे दिया जाए इसे? तो आपने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई Q अपॉन R। R की जगह हमने A लिया है तो Q अपॉन A। अगर ये जो कंडक्टर है इसकी कैपेसिटेंस C हो तो C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। अगर यही कंडक्टर किसी एक सर्टेन मीडियम में, जिसकी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, रख दिया जाए तो C इज इक्वल्स टू हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 K A। ठीक, या फिर इसे उसकी परमिटिविटी की टर्म में देखें तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अर्थ के लिए इसके अर्थ की कैपेसिटेंस देखें कितनी होगी, तो अर्थ के क्या है? एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह है। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसे जनरली हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। अगर अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V के कंसेप्ट से अर्थ का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट, यानी कि अर्थ को कितना भी आप चार्ज दें, उससे कितना भी आप चार्ज लें, उसको कितना भी चार्ज आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसकी कैपेसिटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली, ये तो आप जनरली लेकर चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है? अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। तो इस ये जो अभी फॉर्मूला आया है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, इससे इसकी 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू हमारे पास अर्थ की रेडियस है, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 711 माइक्रोफेरेड, यानी कि 711 माइक्रोफेरेड के इक्वल आता है ये। तो इसी तरह से अगर आपको किसी स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस पता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? दो लार्ज प्लेट हैं जो कि सेपरेट हैं एक स्मॉल डिस्टेंस पर, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में हमने कंसीडर किया कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम फील्ड है। तब हाँ, साथ ही साथ हमने एक और चीज़ कंसीडर की कि एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स सेम, दैट इज A। इस प्लेट को आउटर सोर्स से +Q चार्ज दिया तो इस प्लेट पर दूसरी जो अनचार्ज्ड प्लेट रखेंगे इसके पास में, बाय द इंडक्शन इसके पॉजिटिव चार्ज के नियर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। दूसरी प्लेट को कनेक्ट कर दिया हमने अर्थ से। अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, या फिर अर्थ से ये कहें कि इलेक्ट्रॉन आकर उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन एजेस पर, किनारों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लिजिबल माना जा सकता है क्योंकि प्लेट की जो लेंथ है वो इन दोनों के बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। इन दोनों प्लेट्स के लिए इसका एक ये हम पिक्चर देखते हैं कि इनके आउटर साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या या फिर इनर साइड ही होगा। तो इन प्लेट्स के लिए एक तो आउटर साइड ये रीजन बन रहा है, दूसरा ये रीजन बन रहा है, तीसरा ये इनर साइड बन रहा है। तो आउटर साइड अगर आप देखें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो Q/A और Q/A। ठीक, अब इस प्लेट की वजह से, पहली प्लेट की पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर आउटर साइड होगा ड्यू टू द रिपल्शन। लेकिन इस दूसरी प्लेट बी की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड द प्लेट होगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ई नेगेटिव होगा उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द प्लेट्स होगी और ई पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द प्लेट होगी। तो इक्वल होगा ये, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसकी प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0, किसी एक प्लेट की वजह से, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ये फील्ड इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस पॉइंट पर देखते हैं, इधर के रीजन में इस प्लेट की वजह से आउटवर्ड टू द प्लेट होगा और इस प्लेट की वजह से इनवर्ड टू द प्लेट होगा, यानी कि टूवर्ड द प्लेट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं वहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर इक्वल और अपोजिट फील्ड हो गए, तो ये भी एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो आउटसाइड टू द प्लेट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इनसाइड द प्लेट। कितना होगा, अगर कोई पॉइंट कंसीडर करें यहाँ पर P, तो इस प्लेट की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट होगा E पॉजिटिव और इस प्लेट की वजह से टूवर्ड द प्लेट होगा E नेगेटिव। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है और इसकी भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। सही, जब ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स σ/ε0 इंटू के क्यू, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने फिल किया हुआ है प्लेट्स के बीच में, तो ये आ गया Q/A ε0 यानी कि E इज इक्वल्स टू टोटल E आ गया ये। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया और दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो V होता है E इंटू डी होता है, यानी कि E इज इक्वल्स टू V/D। फॉर यूनिफॉर्म फील्ड E इज इक्वल्स टू V/D। नेगेटिव सिर्फ शो करता है कि किधर फील्ड की मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होता है, किधर इंक्रीज, तो यहाँ मैग्नीट्यूड टर्म लिया हमने बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो V इज इक्वल्स टू E की वैल्यू Q/K/ε0A इंटू डी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। अब कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू होगा Q/V। वैल्यू पुट करेंगे Q/V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये नीचे और ये ऊपर, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा C इज इक्वल्स टू K/ε0A/D। अब अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम ना फिल करके वैक्यूम या एयर हो, यानी कि कोई मीडियम ना हो, तो K की वैल्यू 1 होती है फिर वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए। तब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C0 होगा K की वैल्यू 1/ε0A/D। ठीक, ये हो गया वैक्यूम में या एयर में, और इन द मीडियम था ये। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो C इज इक्वल्स टू K इंटू C0 आता है, यानी कि अगर हम एयर में रखी हुई दोनों प्लेट्स को बीच में कोई मीडियम फिल कर दें तो उन दोनों यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। कितना, जो भी मीडियम हम फिल करेंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीपल के टर्म्स में, यानी कि C इज इक्वल्स टू K इंटू C0 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, हमने अर्लियर क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस होती है उसकी यूनिट हम
माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड या पिकोफेरेड में जनरली लेकर चलते हैं। जो फेरेड होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, उसको हम देख लेते हैं कि कैसे बड़ी होती है। यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट के कंसेप्ट से लेकर चल रहे हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है ऑफ ईच प्लेट। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू ε0, ε0 की वैल्यू इंटू A की वैल्यू 1 अपॉन D। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻9 फेरेड आया ये हमारा 8.85 इंटू, ठीक। तो 10⁻⁻9 फेरेड का मतलब नैनो फेरेड, तो ये आ गया 8.85 नैनो फेरेड। तो ये नैनो में आ गई टर्म। अब अगर हम कैपेसिटेंस को 1 फेरेड लेकर चलें और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कंसीडर करके चलें, तो फिर प्लेट्स का एरिया कितना होना चाहिए ये देख लेते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग C इज इक्वल टू ε0 A अपॉन D के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू आएगा CD अपॉन ε0। C की वैल्यू हमने ली 1 फेरेड, D की वैल्यू ली हमने 10⁻² मीटर और 1 सेंटीमीटर। हमने वैल्यूज पुट की 1 × 10⁻² अपॉन ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये आया 10⁻9 मीटर स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 10⁻9 मीटर स्क्वायर का मतलब है एक तरह से 30,000 × 30,000। 30,000 का मतलब 30 किलोमीटर × 30 किलोमीटर, ठीक। तो ये आ गया 9 × 10⁸ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 30 किलोमीटर × 30 किलोमीटर के, यानी कि जो एरिया होता है प्लेट का वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए प्लेट की 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ब्रेथ भी कितनी होनी चाहिए 30 किलोमीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 30 किलोमीटर कितना ज़्यादा होगा। तो इतना ज़्यादा एरिया लिए हुए, यानी कि इतनी ज़्यादा लेंथ और ब्रेथ की अगर हम प्लेट्स बनाएंगे तो जनरली थियोरेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन व्यवहार में बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है ये। तो इसलिए हम जो व्यवहार में यूनिट्स लेते हैं, जो अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम कैपेसिटर्स को या कंडक्टर्स को कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं, कैपेसिटर्स को कंडेंसर्स भी कह देते हैं, वो माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड और नैनोफेरेड की टर्म्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि पार्शियली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम से, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैसे होगी, हमको ये देखना है, ठीक, क्लियर। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया। इसकी हर प्लेट पर जो चार्ज है आउटर सोर्स से चार्ज देंगे पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरी प्लेट है अनचार्ज्ड प्लेट, इस पर नियर टू द पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा Q/A, इस पर माइनस चार्ज है इसलिए माइनस से शो किया है, ये भी Q/A होगा, सही। इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D, और ये जो स्लैब रखी हुई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाली, एक हमने छोटी सी प्लेट सी रख दी है, स्लैब रख दी है, ठीक। इसकी थिकनेस है T। तो एयर में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो D-T है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस D और एयर में रहेगी, एयर या वैक्यूम में D-T, क्योंकि T तो कांस्टेंट मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का थिकनेस है, ठीक। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो तरह से होगा, एक तो इन द वैक्यूम और एयर, और दूसरा इन द स्लैब, ठीक। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे E0 से रिप्रेजेंट किया है, वो होगा σ/ε0, और सिग्मा की वैल्यू Q/A × ε0। और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E वो होगा σ/K/ε0, Q/A के ε0, ठीक। अब जो E के लिए डिस्टेंस है, E0 के लिए डिस्टेंस है वो कितना है D-T, और E के लिए इसमें तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E,
और एयर में रहेगा E0, ठीक। तो E0 के लिए जो डिस्टेंस है वो d माइनस टी है और E के लिए जो डिस्टेंस है वो t है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली टर्म से देखें तो V इज इक्वल्स टू आता है E इंटू डी, ठीक, ये हम पढ़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर E सिर्फ E नहीं है, E दो तरह से है। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो कैसे होगा, एयर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स एंड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल्स टू आएगा E इंटू वी डी होता है तो E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ठीक है। तो E0 की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी और E की वैल्यू Q अपॉन के A एप्सिलॉन 0 T। दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की। फिर कॉमन टर्म कॉमनली, जो कॉमन टर्म है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A है, यहाँ से आया d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट आ गया व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड इन बिटवीन बोथ प्लेट। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैसे लेंगे, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की वैल्यू यहाँ पर रख दी और इसको कैंसिल आउट किया, सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया और नीचे बचा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अगर हम पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फिल कर दें, प्लेट्स के बीच में कोई स्लैब रख दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पार्शियली, तो कैपेसिटेंस इस तरह से आती है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये दो तरह से होता है, एक तो सीरीज में और दूसरा पैरेलल। तो फर्स्ट वन इज कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में कैपेसिटर्स कैसे हम कंबाइन करते हैं, ठीक। ये डायग्राम है, हमने दो से ज़्यादा कैपेसिटर लिए जिनकी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हुए हैं यहाँ पर, जिनकी कैपेसिटेंस अलग अलग हैं, एक की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। हम 4, 5, 6 कितने भी ले सकते हैं, 2 भी कनेक्ट कर सकते थे, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक। अब ये कैसे कंबाइन होते हैं कि पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट हो, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट हो और लास्ट कैपेसिटर को अर्थ से कैपेसिटर की लास्ट प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। हमने पहले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को आउटर सोर्स से चार्ज दिया प्लस Q, बाय द इंडक्शन दूसरी प्लेट पर चार्ज जनरेट हुआ प्लस माइनस, इधर प्लस की साइड माइनस और दूसरी साइड प्लस। ये जो प्लस चार्ज है इधर से इस प्लेट पर आ गया, फिर इंडक्शन से इस प्लेट पर जनरेट हुआ माइनस प्लस, फिर प्लस यहाँ आ गया, फिर इस पर माइनस प्लस जनरेट हुआ और ये जो प्लस था ये हमने दे दिया अर्थ को, ठीक। अब आप समझ गए होंगे चार्ज इन पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 अलग अलग हैं, क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर कनेक्टेड हैं। अगर इस पॉइंट को A, B, C, D इस तरह से अलग अलग डिफाइन किया जाता तो अलग अलग पॉइंट के बीच में ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि डिफरेंट दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज को किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में फ्लो कराने में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इनके अलग अलग होंगे V1, V2 और V3। लेकिन जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इन सारे के सारे कैपेसिटर्स में सेम चार्ज जाएगा, ठीक है, Q, ठीक। तो पहले कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल्स टू C1 V1, दूसरे के लिए C2 V2 और तीसरे के लिए C3 V3 होगा, यानी कि Q इज इक्वल्स टू C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2 इज इक्वल्स टू C3 V3 होगा। इस अरेंजमेंट को आप बैटरी से भी कनेक्ट करके दिखा सकते हैं कि आपने तीनों कैपेसिटर्स को बैटरी की पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव प्लेट को पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट से और नेगेटिव प्लेट को लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो भी ये इसी तरह का बिल्कुल सेम अरेंजमेंट शो करेंगे। तो बैटरी का पोटेंशियल V जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें तीनों में अलग अलग, क्योंकि इनके बीच में चार्ज Q जो फ्लो होगा वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स के हिसाब से होगा, ठीक, जैसे यहाँ था तो यही सेम आएगा। अब जो टोटल पोटेंशियल है इन तीनों के बीच में
वो V है, V ही तो V1 V2 V3 की टर्म्स में, तो टोटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, यहाँ से V1 की वैल्यू Q अपॉन C1 और V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3 ये यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक, अगर इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो, यानी कि इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल है वो तो है V, कुल पोटेंशियल तो है V, और इन तीनों की कुल कैपेसिटेंस अगर C हो तो Q अपॉन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ the reciprocals of the individual capacitances of the all capacitors। ठीक, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। ऐसे ही कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड हों तो पैरेलल कनेक्ट होंगे तो कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे कि सभी कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और सेकंड प्लेट किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड हो। ठीक, इधर से पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव अर्थ को दे दिया गया, वही वाला कंसेप्ट, या फिर बैटरी से जोड़कर कॉम्बिनेशन को आप शो कर सकते हो। इन सभी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि तीनों के तीनों कैपेसिटर्स सिमिलर पॉइंट A एंड B के बीच में कनेक्टेड हैं, तो चार्ज फ्लो के लिए दोनों सिमिलर, तीनों में चार्ज जो फ्लो होगा वो A टू B ही होगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में इक्वल होगा, V होगा। लेकिन चार्ज डिफरेंट टोटल चार्ज Q फ्लो हो रहा है वो Q1 Q2 और Q3 की टर्म्स में डिवाइड होगा। तो पहले कैपेसिटर के लिए अगर उसकी कैपेसिटेंस C1 है तो Q1 इज इक्वल्स टू C1V, Q2 इज इक्वल्स टू C2V और Q3 इज इक्वल्स टू C3V। टोटल Q क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो, इक्विवेलेंट चार्ज Q है, तो Q इज इक्वल्स टू CV। सो CV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C1V प्लस C2V प्लस C3V। टोटल आ जाएगा, V कैंसिल आउट होकर कॉमन लेकर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल then equivalent capacitance of all the capacitors is equal to the sum of individual capacitance of the capacitors।